हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक वीडियो सीरीज चल रही है जहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, जहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक होने वाला है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिएगा भैया, हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। पहली बात तो ये है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो एंटिटी है, वो एलिमेंट है, वो स्पीसीज है जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ज्यादा आनंद आएगा। पहला है प्रोटियम, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। चलिए इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटियम को कैसे लिखते हैं भैया, देखना, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है जिनके बारे में आप अक्सर जानते हैं वो यही भाई साहब, जिनको हम प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या है भैया, एक प्रोटॉन है। हाँ ठीक है जी, एक प्रोटॉन है यहां पर, तो हो जाता है कि ये प्रोटियम है। लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर बोला जाता है कि भैया एक तो प्रोटॉन है लेकिन एक जो है न्यूट्रॉन भी है, तो यहां पर 2 लिखा जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ मास लिख देते हैं ना। ट्राइटियम में क्या बोलेंगे भैया, हाइड्रोजन में आप कहेंगे एक प्रोटॉन है लेकिन हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है, तो उसको मिला करके ऊपर 3 लिख दिया जाता है। ठीक है जी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरीके से डी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइटियम को हम टी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, आइए अगला देख लेते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, मैं कह रहा था ना, जो भी हमारे हाइड्रोजन आज तक आपने पढ़े होंगे, नॉर्मली आपको यही हाइड्रोजन पढ़ाए जाते हैं, प्रोटियम वाले। ठीक है जी, आप पढ़िए ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का वेट क्या होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इस नॉर्मल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, हैवी हाइड्रोजन है। और हमारा जो ट्राइटियम होता है वो भैया रेडियो एक्टिव है। तो पेपर में यही अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रही है मेरे भाई, तो याद रखना ट्राइटियम है। ठीक है जी, ठीक। सूर्य की सारी रोशनी इन्हीं के रिएक्शंस की वजह से आती है, थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ा होगा। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन्स कितने। इसमें कितने न्यूट्रॉन है भैया, प्रोटॉन ही होता है, यहां पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 लिखा जाएगा। यहां पर आप क्या बोलेंगे, 1 न्यूट्रॉन है। यहां पर आप बोलेंगे कि 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर भैया देखिए बदल रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है एटॉमिक मास बदलते हैं, है ना। तो इस स्पीसीज को आराम से आप आइसोटोप कह सकते हैं। अब सुनिएगा, इनकी अवेलेबिलिटी देख लीजिए, अकरेंस कितना है। ठीक है जी, हमारा जो प्रोटियम है वो 99.98% रहता है, मतलब कि करीब करीब सारा तो यही रहता है, तो इससे थोड़ा सा पार्ट जो है 0.16% ये मौजूद है। और ट्राइटियम तो बहुत ही कम मौजूद है, इसका परसेंटेज बहुत ही लो होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सारे एलिमेंट्स को मिला दोगे तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाएगा पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो। इतनी बात ठीक ठाक है? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है जी, तो हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन पर खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हाइड्राइड्स कहते हैं। तो कितने टाइप्स के हाइड्राइड होते हैं उन पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उनका भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिएगा, पहला है सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, या इसी को कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। दोबारा सुन लीजिए, जो पहला है उसको कहते हैं सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, या इसको कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। ठीक है जी, दूसरा है कोवलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, तीसरा होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो पहले तीनों के नाम आपकी खोपड़ी में उतरे, फिर इनके जवाब तो मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं पे ही। सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, इसी को कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। ठीक है जी, कोवलेंट हाइड्राइड या क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है जी, और तीसरा होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। यहां पे सुनिएगा, अगर इन्होंने आयनिक लिखा है, आयंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक क्या करिए, मेटल ले लीजिए, दूसरा क्या करिए, एक नॉन मेटल ले लीजिए। एक मेटल एक नॉन मेटल मिलकर के आयनिक बॉन्डिंग अच्छी करेंगे। ठीक है जी, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एस ब्लॉक का मेटल लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे, तो क्या बनेगा, सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं NaH, तो होगा Na+ एंड H नेगेटिव। ये कंप्लीटली क्या करेंगे, आपस में आयनिक बॉन्डिंग रखेंगे। दोबारा सुन लीजिए, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग है। एक प्योर मेटल, ये रहा हमारा प्योर नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है। और ये जो है ना Na+ और H नेगेटिव, ये भी NaCl की तरह ही कुछ स्ट्रक्चर है इनका भी, ये भी कैसे रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। इतनी बात ठीक ठाक है? यस सर। अगली चीज देख लेते हैं,
ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये भाई साहब ध्यान रखिए क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा अब ये देखिए यहां पर लिखा था कोवलेंट हाइड्राइड, तो कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अक्सर कोवलेंट बॉन्ड जो है दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। क्या क्या? दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो हमने क्या किया? पी ब्लॉक के नॉन मेटल ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। तो पी ब्लॉक के नॉन मेटल और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनको कहेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, ठीक है जी। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए HCl H2O, यहां पर लिखा है CH4 PH3, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, इसी वजह से इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। देखिए क्लोरीन भी पी ब्लॉक का, हाइड्रोजन तो क्या है? नॉन मेटल, तो दोनों नॉन मेटल, इस वजह से इसको यहां पर रखा गया है। इतनी बात ठीक है। यहां पर ना Na+H नेगेटिव, इसको मॉलिक्यूलर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक Na+ होगा, उसके H नेगेटिव आगे पीछे इस तरीके से हर तरफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लगे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। HCl अलग है, दूसरा HCl, तीसरा HCl, आराम से ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में शायद आपको आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहा था मैं। अब अगला सुनिएगा, जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है हम उनको कहते हैं कि भैया ये मेटालिक हाइड्राइड है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि ये जो चीज है ना वो आपको D एंड F ब्लॉक में मिलेगी। क्या हम कहां मिलेगी? स्पेशली डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी? डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर मिलेगी। हाइड्रोजन के साथ जो संबंध है उसको हम कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब दोबारा सुन लीजिए, यहां पर डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के अंदर सारे क्या है? मेटल्स हैं। तो इस तरीके से मेटल्स के अंदर क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्या होता है मेरे भाई? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जब मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ये मान लीजिए हमारा कोई मेटल है, डी ब्लॉक का कोई मेटल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने टाइटेनियम ले लिया। मैंने क्या ले लिया? टाइटेनियम ले लिया। टाइटेनियम है कहां का? निश्चित रूप से वो डी ब्लॉक का। अब सुनिएगा क्या होगा, जो इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, देखो ये इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब ये जो खाली जगहें हैं, ये जो होल्स हैं, ये जो खाली जगहें, जो कैविटीज हैं, इन्हीं कैविटीज में हाइड्रोजन के छोटे साइज होने की वजह से वो यहां पर क्या कर दिए जाते हैं? ट्रैप कर लिए जाते हैं। समझ में बात आ गई? तो ये क्या था? टाइटेनियम का मेटालिक क्लस्टर था, वहां पर छोटे छोटे जो हाइड्रोजन के साइज के जितने भी लोग होते हैं वहां के आके रुक जाते हैं। सुनना, केवल हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन ये सब भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर हाइड्रोजन आ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कि वो टाइटेनियम का हाइड्राइड बन रहा है, और एक ऐसा हाइड्राइड है जो कि मेटल्स बना रहे हैं, तो हो गया मेटालिक हाइड्राइड। क्लियर? यहां से याद रखना होगा। और ऐसा मतलब जो मेटालिक क्लस्टर है, उस मेटालिक क्लस्टर का जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो ये होल्स हैं, उन्हीं में हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इसलिए नाम रखा गया है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेरी समझ से यहां तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीनों को देखिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये S ब्लॉक और हाइड्रोजन है, ये P ब्लॉक और हाइड्रोजन के लोग होते हैं, यहां पर D ब्लॉक और हाइड्रोजन मिलकर के ये चीज बना रहे होते हैं। आइए इनके और चीजें पढ़ लेते हैं। यहां पे अच्छा एग्जांपल देखिएगा, यहां पे देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, वैनेडियम हाइड्रोजन है, टाइटेनियम और हाइड्रोजन है। और एक बात और देखिए, यहां पर देखिए कि यहां पर वैनेडियम मान लीजिए 100 एटम्स होगा, तो हाइड्रोजन के सिर्फ कितने होंगे? 56 एटम्स होंगे। तो यहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्री। और एक बात और बता दूं, ये कोई फिक्स नहीं होता कि 0.56 हो सकता है 0.57 भी हो। इस वजह से बोला जाता है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर है, मतलब कि वो 1:1 के रेशियो में नहीं है, 1:2 के रेशियो में नहीं है, ये वैरी करता रहता है। अरे ऑब्वियसली ना, कहीं पर हाइड्रोजन आ पाएगा, कहीं पर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती है इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। शायद आपको यह बात समझ के आनंद आया होगा। अब अगली चीज देखिएगा, जो हमारे सलाइन हाइड्राइड है या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है, उनका शकल सूरत कैसा है? वो अच्छे खासे क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्रिस्टल को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करना क्या होगा? कठिन होगा। तो इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का तो सवाल ही नहीं बनता। अब यार कोई HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। यहां पर तो सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जब इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या आएगा भैया? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यहां के केस में कम आएगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई गुरेज नहीं है, ठीक है जी। यहां पर भी क्या बोलोगे? हाई आएगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक क्लस्टर था, मेटल का क्लस्टर था, और बीच में जो खाली जगहें थी वो हाइड्रोजन के थ्रू अब भर दी गई हैं, ठीक है जी। तो इनको मेल्ट करना अब क्या होगा? कठिन होगा। तो इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहां पे भी देखने को मिलता है। शायद आपको बात का आनंद आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्टिव होते हैं। मेटल क्या है? वो रिएक्टिव है। मेटल क्या है? बोला जाता है रिएक्टिव है। तो वो ना केमिकली रिएक्टिव है, किसी और केमिकल के साथ रिएक्शन करता है। अगर ये टाइटेनियम के फॉर्म में इस तरीके से है, लेकिन अगर ये क्या बन गया है? इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन ट्रैप हो गया बीच में जाके, तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखा था TiH1.7। तो अब जो बना ना, ये केमिकली इनर्ट हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, केमिकली इनर्ट हो जाएगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है जी, केमिकली इनर्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये केमिकली इनर्ट होता है, क्यों, क्योंकि भैया कोई जैसे मेटल होता है तो मेटल में जो इंटरस्टिशियल साइट है ना, जब वो खाली होते हैं और आप बाहर से कोई केमिकल डालते हो तो वो केमिकल इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के रिएक्शन आराम से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन आपने इंटरस्टिशियल साइट को हाइड्रोजन से भर दिया, अब अगर हाइड्रोजन वहां पे है तो कोई बाहर से आ रहा केमिकल अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तो रिएक्शन नहीं होगी, इसी वजह से इसको केमिकली इनर्ट बोला जाता है। इन पर बेस जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप में भी आने वाला है मेरे भाई, सावधान रहिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये भैया अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आप इनको मॉल्टन स्टेज में रखते हो, कोई भी जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है उनके साथ ये बिहेवियर होता है, ठीक है जी। अगर मॉल्टन स्टेज में रखोगे तो क्या होंगे, आयंस जो है मूव कर पाएंगे, मोबिलिटी होगी, इस वजह से इसको गुड कंडक्टर बोला जाएगा इन मॉल्टन स्टेज, ठीक है। या पानी में डाल दो, पानी में डाल दोगे तो आयन के फॉर्म में पूरी तरह से टूट जाएंगे, तब भी हो जाएंगे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। ये पुअर होंगे क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का, देखिए बॉन्ड बने हुए हैं बाकायदे, तो कोई इलेक्ट्रॉन का क्या है, इस पर घूम नहीं पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाएगा, मोबिलिटी वगैरह नहीं होती इस केसेस में, तो इसलिए बैड कंडक्टर होंगे या पुअर कंडक्टर बोले जाते हैं। ये क्या है भाई साहब, नॉन स्टोइकोमेट्रिक इन नेचर होते हैं, ये बात आपको बताई जा चुकी है, शायद आपको समझ में भी आया हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड से रिलेटेड था, थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस का मतलब यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी है। देखिए भैया, कोई भी थर्मली स्टेबल है, इसका कहने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हीट वो बर्दाश्त कर सकता है, बहुत ज्यादा हीट पे ही जाकर के वो अपने आप को तोड़ेगा, मतलब बर्दाश्त करने की इसकी शानदार क्षमता है, तो उसको कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, जो टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले जाए। तो देखिएगा क्या ऑर्डर आता है, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH। जैसे जैसे जो हमारे मेटल्स हैं उनकी साइज बढ़ती जाती है, मेटल्स की अगर साइज बढ़ती जाती है तो वहां पर क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी घटती जा रही है। इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इसका लैटिस मजबूत है, इसका क्रिस्टल मजबूत है, तो इसको मेल्ट कराने में भैया बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा, इसका मतलब इसकी थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बात आती है मन में कि भैया इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, तो भैया जो लैटिस एनर्जी होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो हर जगह तो हाइड्रोजन है तो उसको छोड़ दो, तो साइज में जो छोटा होगा निश्चित रूप से वहां पे लाइटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। शायद आपको इतनी बात समझ में आई हो। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप जवाब दीजिए और इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी मेरे को जवाब चाहिए आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।